सोचिए, एक अमेरिकी पनडुब्बी एक ईरानी युद्धपोत को बीच समंदर में डुबो देती है। और वो भी 87 नाविकों की दुखद मौत के साथ। हाँ बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि ये सब भारत के विशाखापत्तनम में एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास के ठीक बाद होता है। सुनने में ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है ना। एकदम। या फिर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सही कहा। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरों के पन्ने पलटना नहीं है। आज जो दुनिया के नक्शे पर घट रहा है वही कल प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी या सीडीएस का सबसे चुनौतीपूर्ण पिछले वर्षों का प्रश्न यानी पीवाईक्यू बनने वाला है। बिल्कुल। हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, देश के आंतरिक मुद्दों और इतिहास को अलग अलग बॉक्स में रखकर देखते हैं, लेकिन जब हम इन पीवाईक्यूज का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। हाँ, सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। और आज हम इन्हीं पीवाईक्यू के जरिए ये समझेंगे कि इन खबरों के पीछे भूगोल, इतिहास और कूटनीति का कैसा गहरा तंत्र काम कर रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? पश्चिम एशिया के संकट से? हाँ, वहीं से करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद में साफ कहा है कि पश्चिम एशिया में जो भी संघर्ष चल रहा है उसका समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। क्योंकि अगर कूटनीति विफल होती है तो उसका असर सीधे हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे हरमुज जलडमरू मध्य का ही उदाहरण ले लीजिए। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक बहुत बड़े औद्योगिक शहर में जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा संकरा टोल प्लाजा है। सही उपमा है। अगर वहां एक भी ट्रक खराब हो जाए तो पूरे शहर की सप्लाई लाइन ठप हो जाएगी। हरमुज भी उसी टोल प्लाजा की तरह है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 20% वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति। मतलब अगर इस टोल प्लाजा पर कोई भी भू राजनीतिक रुकावट आती है तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। महंगाई एकदम बेकाबू हो जाएगी। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ कूटनीतिक हलचल इतनी तेज है। और मजे की बात देखिए, यही हलचल सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्र में आ जाती है। 10 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी। उसमें एक बहुत ही सीधा पीवाईक्यू था। हरमुज जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? देखिए, अगर हम इसके सिर्फ भौगोलिक उत्तर की बात करें तो ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच का एक संकरा समुद्री रास्ता है। हाँ, लेकिन सिर्फ लोकेशन रट लेने से तो काम नहीं चलेगा ना। एकदम सही। हमें ये समझना होगा कि ये आज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हाल ही में ईरान के राजदूत अलीरेजा दिलखोश ने श्रीलंका जैसे मित्र राष्ट्रों को आश्वस्त किया है कि उनके लिए ये जलमार्ग खुला रहेगा। अच्छा, मतलब तेल आपूर्ति जारी रहेगी। हाँ, और कूटनीति में इस तरह के आश्वासन देना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जाता है। और ये रणनीतिक कदम तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम हाल की घटनाओं को देखते हैं। आपने शुरुआत में विशाखापट्टनम में हुए मिलन नौसेना अभ्यास का जिक्र किया था। जी, जो कि एक बहुत बड़ा नौसैनिक अभ्यास था। हाँ, और वहां से लौटते वक्त ही ईरानी युद्धपोत IRIS डिना को अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। 87 नाविक मारे गए। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये फारस की खाड़ी के बाहर एक सीधा टकराव है। बिल्कुल। और इसी तनाव के बीच एक और ईरानी जहाज IRIS बुशहर को इंजन की खराबी का कारण बताकर श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर रुकने की अनुमति मिल जाती है। तो श्रीलंका यहाँ ईरान को एक तरह से कूटनीतिक सपोर्ट दे रहा है। हाँ, और इन घटनाओं को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। अमेरिका का आक्रामक कदम, भारत का अभ्यास और श्रीलंका का ईरान को समर्थन, ये सब हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा खेल है। तनाव बढ़ रहा है तो हर देश सुरक्षित विकल्प तलाश रहा है, और सुरक्षित विकल्पों की बात करें तो भारत भी खामोश नहीं है। इसी से जुड़ा यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एक बहुत ही शानदार पीवाईक्यू है। अच्छा, कौन सा सवाल? सवाल था, भारत द्वारा चाबाहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? ये सवाल तो भारत की विदेश नीति की पूरी रीढ़ को ही दर्शाता है। इसका सही उत्तर यह है कि भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा विस्तार से बताइए ना, मतलब सिर्फ एक बंदरगाह से इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत कैसे मिल सकती है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर भारत को अफगानिस्तान या मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार करना है तो जमीनी रास्ता सीधे पाकिस्तान से होकर गुजरता है। और अगर रिश्ते खराब हों तो वो रास्ता तुरंत बंद। बिल्कुल। तो ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित करके भारत ने समुद्र के रास्ते एक बाईपास तैयार कर लिया है जहां सीधा चाबहार जाते हैं और वहां से सड़क मार्ग के जरिए माल अफगानिस्तान पहुंच जाता है। वाह, यानी मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान के साथ ये साझेदारी भारत को एक बहुत बड़ी रणनीतिक स्वतंत्रता दे रही है। एकदम सही कहा आपने। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया था। लेकिन हमारी अपनी आंतरिक सीमाओं का क्या? हाँ, देश के अंदर सुरक्षा का प्रबंधन कैसे हो रहा है? और ये सवाल हमें सीधे असम के उस बहुत ही जटिल मुद्दे पर ले जाता है जो दशकों से चर्चा में है, अवैध प्रवास। असम में अवैध प्रवास का जो मुद्दा है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये संसाधनों, पहचान और बहुत ही उलझी ही कानूनी प्रक्रियाओं का जाल है। और जो हालिया आधिकारिक डेटा सामने आया है वो तो सचमुच चौंकाने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक असम में 1971 के बाद आए लगभग 1.37 लाख अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। जी।
और 1966 से 1971 के बीच के भी 33,000 प्रवासियों की पहचान हुई है। एक समय था 2009 से 2011 के बीच जब हर साल लगभग 10,000 लोगों का निर्वासन या डिपोर्टेशन हो रहा था। हाँ, वो दौर काफी सक्रिय था इस मामले में। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 2017 आते आते ये संख्या गिरकर मात्र 51 रह गई। और अगर हम 2013 से 2026 तक के पूरे 14 साल का आंकड़ा देखें तो सिर्फ 868 प्रवासियों को निर्वासित किया गया है। अगर 1985 का असम समझौता मौजूद है, इतने सारे कानून बने हैं, तो फिर निर्वासन के आंकड़ों में इतनी भारी गिरावट क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर हमें लगता है कि अगर कानून बन गया है तो बस प्रवासियों को उठाया और सीमा पार भेज दिया जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसे काम नहीं करती। तो फिर असली पेंच कहाँ फंसा है? सबसे पहले तो कानूनी पृष्ठभूमि समझिए। 1985 के असम समझौते ने 24 मार्च 1971 को एक कट ऑफ तारीख तय की थी। 2019 में जो एनआरसी की प्रक्रिया हुई वो भी इसी का हिस्सा थी। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल, अब पहचान तो हो रही है, लेकिन असली रुकावट आती है राष्ट्रीयता सत्यापन या नेशनैलिटी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में। अच्छा, मतलब आप किसी को ऐसी डिपोर्ट नहीं कर सकते? जी नहीं, आप किसी व्यक्ति को दूसरे देश में तब तक निर्वासित नहीं कर सकते जब तक कि वो दूसरा देश उसे आधिकारिक तौर पर अपना नागरिक ना मान ले। ओहो, अब समझिए। स्रोतों के अनुसार फिलहाल लगभग 2369 ऐसे मामले हैं जो सिर्फ इसलिए अटके पड़े हैं क्योंकि बांग्लादेश उन्हें अपना नागरिक स्वीकार करने में देरी कर रहा है या मान ही नहीं रहा है। तो ये पूरा मामला बांग्लादेश के वेरिफिकेशन पर अटका है? एकदम। और इसी कूटनीतिक गतिरोध को देखते हुए एक संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि बांग्लादेश के साथ एक द्विपक्षीय तंत्र या संयुक्त कार्य समूह बनाया जाए ताकि काम जल्दी हो सके। यानी कागजों पर जो कानून बनते हैं और जमीनी हकीकत जो होती है, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। और ये खाई सिर्फ आज की नीतियों में नहीं है, बल्कि इतिहास को देखने के हमारे नजरिए में भी है। अक्सर जो चीज सतह पर जैसी दिखती है, उसका असली मकसद कुछ और ही होता है। ये तो आपने बहुत गहरी बात कह दी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। हाँ, और इसी बात पर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पीवाईक्यू याद आ रहा है। ये CDS-I 2002 की परीक्षा का सवाल है और ये इसी दिखने वाले सच और असली मकसद के अंतर को परखता है। अच्छा, वो कथन और कारण वाला सवाल जो अक्सर छात्रों का दिमाग चकरा देता है। बिल्कुल वही। सवाल का कथन ए है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में विधानसभा में बम फेंका। ठीक है। और इसका कारण आर दिया गया है, वे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए विधानसभा के कुछ सदस्यों को मारना चाहते थे। ये सवाल सचमुच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक गहराई को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो सही उत्तर है कथन ए सत्य है, लेकिन कारण आर पूरी तरह से असत्य है। असत्य है, लेकिन उन्होंने बम तो फेंका था ना? हाँ, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जरूर फेंका था। ये ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन उनका उद्देश्य किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। तो फिर अगर हत्या नहीं करनी थी तो बम क्यों फेंका? मकसद क्या था? उनका असली मकसद एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करना था। देखिए, उस समय अंग्रेजी हुकूमत दो बेहद दमनकारी कानून पास कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो कि मजदूरों और आम जनता के अधिकारों को कुचलने के लिए थे, है ना? एकदम सही। इसलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जानबूझकर कम तीव्रता वाले बमों का इस्तेमाल किया और उन्हें असेंबली की खाली जगह पर फेंका। खाली जगह पर, ताकि किसी को चोट न लगे। बिल्कुल। उनका अपना ही एक मशहूर बयान है कि उनका मकसद बहरों को सुनाना था। वे चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, गिरफ्तारी खुद देना चाहते थे? जी, ताकि वे अदालत की सुनवाई को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर सकें और पूरे देश को उन काले कानूनों के खिलाफ जागरूक कर सकें। वाओ, यही वो बिंदु है जहां ये पीवाईक्यू इतना शानदार बन जाता है। अक्सर लोग इतिहास की दो अलग अलग घटनाओं को आपस में मिला देते हैं। जैसे कि सैंडर्स की हत्या। हाँ, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की गई थी, जो एक हिंसक कदम था। लेकिन असेंबली बम कांड का उद्देश्य बदला लेना नहीं था। बिल्कुल, उसका उद्देश्य तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना था। जो छात्र सिर्फ तारीखें रट लेते हैं, वे इस सवाल में पक्का गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यह तथ्य से ज्यादा उस दौर की रणनीति को परख रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। और मजे की बात देखिए, इसी तरह का सूक्ष्म मूल्यांकन आज की हमारी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली भी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही है। पारदर्शिता की इस बात ने मुझे हमारे अगले अहम विषय की याद दिला दी। हमारे स्रोत बताते हैं कि मूल्यांकन के तरीकों में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हाँ, यूपीएससी ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जी, यूपीएससी ने घोषणा की है कि 2026 से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा खत्म होने के ठीक बाद एक प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। हालांकि मार्क्स अभी भी अंतिम परिणाम के बाद ही सार्वजनिक होंगे। और ये कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में उठाया गया है। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत सुधार है। मतलब पहले तो छात्रों को पूरा साल इंतजार करना पड़ता था ना? बिल्कुल, पहले पता ही नहीं होता था कि आयोग ने किस प्रश्न का क्या उत्तर माना है। लेकिन अब इस प्रोविजनल आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, जिसे QP रैप कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये QP रैप पोर्टल काम कैसे करता है? या विकल्पों में कोई त्रुटि है तो उम्मीदवार इस पोर्टल के जरिए आयोग को अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और वो भी परीक्षा के तुरंत बाद? हाँ, ये सिस्टम से उस अंधेरे को खत्म कर देगा जहां छात्र सिर्फ अपने अनुमान पर निर्भर रहते थे।
यह मूल्यांकन को एक तरफा से दो तरफा बनाता है। ये तो बहुत ही सकारात्मक कदम है। और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ मूल्यांकन ही नहीं, शिक्षकों की नींव को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। आप बीएड प्रोग्राम की बात कर रही हैं? हाँ, शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को वापस लाने की उनकी कोई योजना नहीं है। मतलब बीएड अब 2 साल का ही रहेगा। जी। मुझे याद है कि 2014 में 1 साल के बीएड को बंद कर दिया गया था। क्या इसके पीछे कोई खास विजन है? इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 के दीर्घकालिक विजन से है। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटीई, उनका साफ मानना है कि शिक्षण कोई ऐसा पेशा नहीं होना चाहिए जिसे लोग बस 1 साल का कोर्स करके अपना लें। मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। एनईपी का लक्ष्य है कि 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को ही स्कूल में पढ़ाने के लिए न्यूनतम डिग्री बना दिया जाए। वाह, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो शुरुआत से ही गंभीरता दिखानी होगी। ये जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय एक मजबूत तंत्र बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। बिल्कुल, लंबी अवधि की सोच। और लंबी अवधि की ये सोच सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, हमारे पर्यावरण में भी उतनी ही जरूरी है। एकदम सही बात है। हमारे स्रोतों का आखिरी हिस्सा हमें असम के प्राकृतिक सौंदर्य की ओर ले जाता है। असम के विश्वनाथ जिले में एक तेवारीपल्ली गांव है, जहां हाल ही में 5 सिलेंडर बिल्ड गिद्धों को एक सॉफ्ट रिलीज एवियरी में छोड़ा गया है। और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि पूरे भारत में यह अपनी तरह का पहला मामला है जहां कृत्रिम संरक्षण यानी कैप्टिव ब्रीड अवस्था में पाले गए इन सिलेंडर बिल्ड गिद्धों को वापस प्रकृति में छोड़ा गया है। मैंने पढ़ा था कि ये प्रोजेक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संयुक्त प्रयास है। जी बिल्कुल। देखिए, हम गिद्धों को अक्सर गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर मैं एक रूपक का इस्तेमाल करूं तो गिद्ध प्रकृति का अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, या कह लें कि प्रकृति का इम्यून सिस्टम। बिल्कुल। अगर जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो गिद्ध उस सड़े गले मांस को तुरंत साफ कर देते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो क्या होगा? उस मांस से रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी भयानक बीमारियां पहले जंगली कुत्तों में और फिर इंसानों में फैल सकती हैं। ये बात अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इस संरक्षण प्रक्रिया के बारे में एक चीज समझनी है। आपने सॉफ्ट रिलीज शब्द का इस्तेमाल किया। ये सामान्य तरीके से पिंजरा खोलकर पक्षी को उड़ा देने से अलग कैसे है? ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखिए, जब कोई पक्षी जन्म से ही इंसानी देखरेख में पलता है तो वो सीधे जंगली माहौल में जीवित नहीं रह सकता। अच्छा, तो उन्हें एकदम से बाहर नहीं छोड़ते? नहीं, सॉफ्ट रिलीज एवियरी एक बहुत बड़ा जालीदार बाड़ा होता है जिसे जंगल के बीचों बीच बनाया जाता है। इन 5 गिद्धों को गुवाहाटी के पास रानी स्थित संरक्षण केंद्र से लाया गया था, जहां ऐसे 56 गिद्ध और हैं, है ना? हाँ, और हरियाणा के केंद्र में भी 60 गिद्ध हैं। तो जब इन्हें इस बाड़े में रखा जाता है तो वे महीनों तक उस जगह के मौसम के अभ्यस्त होते हैं। और जाली के बाहर जो जंगली गिद्ध आते होंगे उन्हें देखकर व्यवहार सीखते होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। जब वे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब जाकर धीरे से बाड़े का दरवाजा खोला जाता है। क्या इससे उस गांव को कोई सीधा फायदा पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। वन विभाग और बीएनएचएस जैसी संस्थाएं अच्छी तरह जानती हैं कि जब तक गांव वाले साथ नहीं होंगे कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं रह सकता। हाँ, समुदाय का जुड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट से उस इलाके में शोधकर्ताओं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का आना जाना बढ़ता है। इससे स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में रोजगार मिलता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। और अंततः स्थानीय लोग खुद इन गिद्धों के रक्षक बन जाते हैं। वाह! अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। वो क्या? चाहे वो पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन साधना हो, असम में निर्वासन की उलझी हुई कानूनी प्रक्रिया हो, भगत सिंह के वैचारिक संघर्ष को समझना हो या फिर गिद्धों को विलुप्त होने से बचाना हो, इन सभी में एक संस्थागत धैर्य की जरूरत होती है। रातों रात कुछ नहीं बदलता। बिल्कुल। तथ्यों के पीछे जो क्यों और कैसे छिपा होता है, असल ज्ञान तो वही है। यूपीएससी के पारदर्शी मूल्यांकन से लेकर 2030 के इंटीग्रेटेड बीएड विजन तक व्यवस्थाएं खुद को लंबी रेस के लिए तैयार कर रही हैं। और पीवाईक्यू हमें यही सिखाते हैं कि इतिहास, भूगोल और विज्ञान अलग अलग नहीं है, बल्कि इंसान के अस्तित्व और उसकी नीतियों का मिला-जुला रूप है। एकदम सही। आज की चर्चा ने सचमुच हमारे नजरिए को बहुत व्यापक किया है। हमने देखा कि कैसे आज की एक साधारण सी खबर कल परीक्षा का सबसे कठिन सवाल बन जाती है। जी। हरमूज जलडमरू मध्य की भौगोलिक स्थिति से लेकर चाबहार के महत्व तक और असम के डेटा से लेकर इतिहास के असली मकसद तक हमने कई परतों को खोला। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले विचार पर लाकर छोड़ देता है। अच्छा, वो विचार क्या है? देखिए, आज हमने जो पीवाईक्यू हल किए वे भूगोल की सीमाओं और इतिहास के युद्धों पर आधारित थे, लेकिन जिस तेजी से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और जिस तरह से गिद्धों जैसी अहम प्रजातियां विलुप्त होने की कगार से संघर्ष करके वापस लौट रही हैं, यह सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो सबसे कठिन पीवाईक्यू होंगे वे इतिहास के बारे में ना हो? तो किस बारे में होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल जलवायु परिवर्तन, खत्म होते संसाधनों और आज के हमारे पर्यावरण संबंधी फैसलों पर आधारित हों?
ये तो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और सबसे बड़ा सवाल, जब भविष्य की वो परीक्षा ली जाएगी, तब उन सवालों का सही उत्तर कौन तय करेगा? हमारा आज का आर्थिक लालच या हमारी आज की दूरदर्शिता? हम्म। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। अगली चर्चा तक खुद को जिज्ञासु बनाए रखिए। विज्ञान के नियम बहुत स्पष्ट होते हैं। मतलब अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो वो भाप में बदलेगा ही, कोई किंतु परंतु नहीं। बिल्कुल।
लेकिन क्या किसी देश को चलाने वाले कानून, नीतियां या इतिहास के पन्ने भी इतने ही ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? सतह से देखने पर तो लगता है कि संविधान में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। हाँ, पर असल में ऐसा होता नहीं है। वही तो, जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी कानून या नीति की असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने की मंशा क्या है और जमीन पर उसका असर क्या हो रहा है। सही कहा। और हमारी आज की इस गहन चर्चा में, जहां हमारा मुख्य आधार 26 मार्च 2026 का डेली असम ट्रिब्यून अखबार है, हम इसी मंशा और हकीकत के बीच के खाई का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। जो लोग जानकारी के इस समंदर में बिना डूबे सबसे प्रामाणिक और सटीक ज्ञान चाहते हैं ना, उनके लिए हमारी ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह काम करेगी। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से शब्द की व्याख्या राष्ट्रीय कर्तव्य तय करती है, और कैसे कुछ नीतियां एक अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था को जन्म देने के बजाय उसे पूरी तरह खत्म कर सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं देश के उस बुनियादी ढांचे से जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई सूर्यकांत कर रहे थे, एक बड़ा दिलचस्प फैसला दिया है। वो वंदे मातरम वाले सर्कुलर का मामला ना? हाँ, एकदम वही। गृह मंत्रालय का जनवरी 2026 का एक सर्कुलर था। तो याचिकाकर्ता मोहम्मद सईद नूरी ने इसे चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सर्कुलर में स्कूलों और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा छंद गाने की बात कही गई है। लेकिन कोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी है ना? हाँ, और कोर्ट का पूरा तर्क सिर्फ एक छोटे से अंग्रेजी शब्द पर टिका था, मे, मतलब MAY, कर सकते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे अदालती मामलों में शब्दों की व्याख्या न अधिकारों और बाध्यताओं के बीच की बारीक रेखा खींचती है। कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर में शैल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब करना ही होगा ऐसा नहीं लिखा है? बिल्कुल, में लिखा है, जिसका मतलब है कि ये केवल एक एडवाइजरी या सलाह है, अनिवार्य नियम नहीं, और इसे न गाने पर कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस या सजा नहीं है। तो ये तो कुछ जिम की मेंबरशिप लेने जैसा हो गया। कैसे? मतलब एडवाइजरी है कि आपको रोज जिम जाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं जाते तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने तो नहीं आएगी ना? एकदम सटीक एनालॉजी है। बिना सजा के कोई भी नियम अनिवार्य नहीं बन सकता। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो अनुच्छेद 51A क्लॉज A का हवाला दिया था ना, जो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। हाँ, पर अदालतें भविष्य की काल्पनिक आशंकाओं पर फैसले नहीं सुनाती। जब तक कोई ठोस सजा या भेदभाव का मामला नहीं आता, तब तक इसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। और अगर हम स्टैटिक जीके के नजरिए से देखें तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। बिल्कुल, और तब से ये गीत बिना किसी कानूनी डंडे के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। सही बात है। अब इतिहास की बात निकली है तो सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में चलते हैं जहां राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। और सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत ही रोचक पिछले वर्षों का प्रश्न यानी PYQ भी है। अरे वाह! PYQs हमेशा इतिहास की समझ को परखने का बेहतरीन तरीका होते हैं। क्या सवाल है? तो ये CDS 1 2002 का प्रश्न है। इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला असर्शन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। और दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजन या कारण बताता है कि वे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ सदस्यों को मारना चाहते थे। यहाँ आकर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। वही तो, सुनने में तो ऐसा लगता है कि दोनों बातें सही होंगी, क्योंकि लाला जी की मौत का बदला तो लिया ही गया था। देखिए, इसका सही उत्तर है C। मतलब असर्शन A सही है, लेकिन रीजन R पूरी तरह गलत है। बम फेंकने का उद्देश्य मारना नहीं था। बिल्कुल नहीं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर कम तीव्रता वाले बम इस्तेमाल किए और खाली जगह पर फेंके। उनका मकसद था बहरों को सुनाना। वे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जैसे काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला फिर किस घटना से जुड़ा है? वो सैंडर्स की हत्या से जुड़ा है, जो 1928 में हुई थी। असेंबली बम कांड से उसका कोई लेना देना नहीं था। मतलब ऐतिहासिक घटनाओं की असली मंशा को समझना कितना जरूरी है। सिर्फ बाहर से देखकर हम पूरी कहानी नहीं समझ सकते। एकदम सही।
तो ऐतिहासिक संघर्षों से निकलकर अब वर्तमान पर आते हैं। हमारी संसद ने समाज के हाशिए पर मौजूद एक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नया कदम उठाया है। आप ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026। ये लोकसभा में 24 मार्च और राज्यसभा में 25 मार्च को ध्वनि मत से पारित हो गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे पेश किया था। और सरकार का वही नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर इस नए कानून में मुख्य बदलाव क्या हुए हैं? बड़े पैमाने पर देखें तो इसमें 2 बड़े बदलाव हैं। पहला है ग्रेडेड पनिशमेंट का प्रावधान और दूसरा है कानून की भाषा से सोशल ओरिएंटेशन या सामाजिक झुकाव शब्द को हटा देना। ग्रेडेड पनिशमेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि अपराध जितना संगीन, सजा उतनी बड़ी। बिल्कुल, हर अपराध को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। नुकसान की गंभीरता के आधार पर सजा तय होगी, जो कि न्याय के सिद्धांत के हिसाब से बहुत सही है। लेकिन जो ये दूसरा बदलाव है, मतलब कानून से सामाजिक झुकाव को हटा देना, क्या जमीनी स्तर पर इससे कोई जटिलता आ सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही बारीक कानूनी बहस है। सरकार का तर्क है कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो जैविक कारणों से भेदभाव झेलते हैं। स्पष्टता के लिए। हाँ, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे उन लोगों की सुरक्षा कम हो सकती है जो शायद मेडिकल प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं लेकिन समाज में अलग लैंगिक अभिव्यक्ति रखते हैं। और अगर हम PYQs पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक नालसा जजमेंट तो याद ही होगा। बिल्कुल, नालसा बनाम भारत संघ 2014। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। और स्रोत में एक और केस का जिक्र है, नागालैंड बनाम भारत संघ 2022, जिसमें स्व पहचान या सेल्फ आइडेंटिफाई के अधिकार को मान्यता मिली थी। तो अधिकारों की ये बहस हमेशा परिभाषाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। सही कहा। और जब इन्हीं बुनियादी अधिकारों और पहचान को पूरी तरह कुचल दिया जाता है ना, तो इतिहास में क्या होता है ये हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के इतिहास में देख सकते हैं। 25 मार्च का दिन है ना? हाँ, अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 25 मार्च 1971 को हुए नरसंहार को पूर्व नियोजित नरसंहार करार दिया है। वहाँ इस दिन को जेनोसाइड डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन तो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। मतलब एक ही रात में 20,000 लोगों की हत्या। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये बताते हैं कि अधिकारों को छीनने का अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। 9 महीने तक चले इस मुक्ति संग्राम में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख, ये बहुत ही डरावना आंकड़ा है। बिल्कुल। और इस दौरान भारत की भूमिका भी बहुत अहम थी। स्टैटिक जीके के लिहाज से देखें तो भारत पाक युद्ध 1971 सिर्फ 13 दिन चला था। और मुक्ति वाहिनी का जो योगदान था उसे भुलाया नहीं जा सकता। एकदम सही। शेख मुजीबुर रहमान का नेतृत्व और अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, ये सब उसी संघर्ष का परिणाम था। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब नीतियां और मंशाएं दमनकारी हो जाएं तो नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। लेकिन चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और मानवाधिकारों से निकलकर एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। और ये भी नीतिगत विफलता की ही एक कहानी है एक तरह से। बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि हमारे बैकयार्ड में सोने की खदान है, लिक्विड गोल्ड, लेकिन उस तक पहुंचने की चाबियां 5 अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में गुम हो गई है, तो कैसा लगेगा? ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होगी। आप अगरवुड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अगरवुड, जिसे वुड ऑफ गॉड्स या मध्य पूर्व में ऊद भी कहा जाता है। आपको पता है 2023 में इसका ग्लोबल मार्केट $44 बिलियन का था। अरे वाह! और उम्मीद है कि 2033 तक ये $87 बिलियन का हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है और भारत के पास तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ना? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। भारत में दुनिया के लगभग 96% अगर पेड़ पाए जाते हैं और उसमें से भी 82% अकेले असम में हैं। तो फिर समस्या क्या है? हम इस मार्केट को कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समस्या है नियामक जटिलताएं, एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी मेज। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब असल में अगर वुड को साइट्स CITES के परिशिष्ट 2 या अपेंडिक्स 2 के तहत रखा गया है, जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर नजर रखता है, राइट? हाँ, और इसी वजह से सख्त नियम लागू हैं। DGFT एक्सपोर्ट कोटा तय करता है, ट्री रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें हैं। और इसका असर जमीन पर कैसा दिख रहा है, ये सुनिए। असम के होजाई में लगभग 2 लाख लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं।
2000 से ज्यादा डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं। बिल्कुल, ज्यादातर बिना लाइसेंस के अनौपचारिक रूप से चल रही हैं। आप सरकारी नीतियां देखिए, डीजीएफटी ने 2024 के लिए 1,51,080 किलो चिप्स का कोटा तय किया था। ठीक है। लेकिन अप्रैल 2024 में उत्तरी त्रिपुरा से सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलो अगरवुड ऑयल का एकमात्र औपचारिक एक्सपोर्ट हुआ। क्या बात कर रहे हैं, 1.5 लाख किलो के कोटे में सिर्फ 2.5 किलो का लीगल एक्सपोर्ट। हाँ, असम की 2020 की पॉलिसी तो बिना जमीन पर लागू हुए ही खत्म हो गई। हालांकि डोनर मंत्रालय की 80 करोड़ रुपए की योजना है, लेकिन जब तक आप लाल फीताशाही कम नहीं करेंगे तब तक ये ब्लैक मार्केट ही पनपेगा। सही बात है। जब संरक्षण और व्यावसायिक दोहन के बीच संतुलन नहीं होता तो लोग सिस्टम के बाहर जाकर काम करने लगते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे मंशा और हकीकत के बीच का अंतर हर जगह हावी है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मे और शैल की व्याख्या हो, हाँ, या ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे की असली वजह। हाँ, और संसद द्वारा बनाए गए ट्रांसजेंडर बिल से लेकर अगरवुड अर्थव्यवस्था तक, नीतियां जब जमीनी हकीकत से कट जाती हैं तो वे समाधान बनने के बजाय खुद एक समस्या बन जाती हैं। एकदम सही। तो हमारी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अंत में एक प्रोवोकेटिव विचार छोड़कर जा रहा हूं। जरूर। अगर कानून और नीतियां लोगों की रक्षा करने और समृद्धि लाने के लिए बनाई जाती हैं, चाहे वो अधिकारों की बात हो या अरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों की, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे जहां अत्यधिक नियम या ओवर रेगुलेशन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं? क्या हम व्यवस्था को सुरक्षित करने के चक्कर में उसे पंगु तो नहीं बना रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा। हमारी इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और विश्लेषण की ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी।